कुलधरा गांव के पालीवाल ब्राह्मण समाज के लोग रातों रात अपने गांव से हमेशा हमेशा के लिए गायब हो गए। उसके बाद वहां पर लौटकर कभी भी नहीं आए और इसी वजह से वो पूरा का पूरा गांव एक भूतिया गांव बन गया। उसके बाद वहां पर कोई भी बस नहीं पाया। भाई अभी जो बोल रहा हूं आप सभी लोगों को बहुत अच्छे से पता ही होगा। आप लोगों को पता ही होगा, कई जगह आप लोगों ने सुने ही होंगे, कई जगह आप लोगों ने पढ़े ही होंगे या कई सारी डॉक्यूमेंट्री देखे होंगे। लेकिन दोस्तों मैं इसलिए इस एपिसोड को लेकर आप लोग के सामने नहीं आया हूं, बल्कि ब्लडी सत्य के आज के इस हैरान कर देने वाले खौफनाक एपिसोड में मैं आप सभी लोगों के सामने कुलधरा से जुड़ी हुई एक ऐसी कहानी, एक ऐसी जानकारी, एक ऐसी घटना लेकर आया हूं ना, जो इससे पहले ना ही आप लोगों ने कहीं देखे होंगे, ना ही पढ़े होंगे, ना ही सुने होंगे। ये एक ऐसी घटना की कहानी है जो अब तक अनसुनी थी, अनजान थी लोगों के लिए। आइए शुरू से शुरुआत करते हैं। बेसिक बता देता हूं जिन लोगों को कुलधरा के बारे में इतना अच्छे से पता नहीं होगा। उस गांव में एक बड़ा जमींदार, पैसे वाला आदमी रहा करता था। भाई रौबदार, सबसे अमीर था कह सकते हैं। ये जो चाहता था वो कर लेता था। गांव वाले भी देख रहे थे और इसके जुल्मों को सही रहे थे। फिर एक टाइम ऐसा आया कि उस रईस आदमी की नजर एक मुखिया की बेटी पर पड़ गई। उसने बोल दिया कि मैं इसी से शादी करूंगा। वो परेशान करने लगा उसको, लेकिन वो बहुत ज्यादा चिढ़ती थी उससे। उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं था वो अमीर रौबदार इंसान। उसको बिल्कुल सिंपल सा इंसान या फिर जैसी भी उसकी पसंद होगी वैसा इंसान पसंद था। भाई वो इसके साथ नहीं रहना चाहती थी और किसी भी कंडीशन में शादी नहीं करना चाहती थी। उसने अपने घर पे ये बात बोल दी। उसके पिताजी भी उस आदमी को पसंद नहीं करते। उसके पिताजी क्या, गांव का कोई भी इंसान उसको पसंद ही नहीं करता था। जब उसने बोला कि मैं किसी भी हालत में तुम्हारी बेटी को कल अपने साथ ब्याह के ले जाऊंगा, हिम्मत होगी तुम में से किसी में तो रोक के दिखा देना, तो रातों रात उन लोगों ने सभा बैठा लिया। और सच बता रहा हूं, वो आखिरी रात थी जब उनको उस गांव में देखा गया था। उसके बाद वो लोग हमेशा हमेशा के लिए गायब हो गए और जाते जाते उस गांव को श्राप दे दिए कि आज के बाद इस गांव में कभी भी कोई नहीं बस पाएगा और जो भी बसने की कोशिश करेगा उसका अंत निश्चित है। ऐसा बोलकर पता नहीं वो कहां पर चले गए। 300 साल लगभग बीत चुके हैं, आज तक उनके बारे में पता ही नहीं चला। बहुत सारे लोग थे वो, ये बात तो आप लोगों को पता ही होगी। लेकिन आप लोग क्या जानते हैं, उनके बाद भी कुछ लोग वहां पर आए थे, अपने घर बसाने की कोशिश किए थे। उनके साथ कुछ घटनाएं घटी थी जिसके बाद वो लोगों ने कभी भी मुड़कर कुलधरा का चेहरा भी नहीं देखा। आज मैं उन्हीं लोगों में से किसी एक परिवार की कहानी लेकर आ गया हूं जो कि कुलधरा में बसने की कोशिश किया था, लेकिन कुछ ऐसा उन लोगों के साथ घट गया ना कि अब वो क्या, उनके खानदान में से कोई भी कुलधरा के आसपास भी भटकने की सोचता नहीं है। आइए शुरू से जानते हैं इस कहानी को। आज से तकरीबन 200 से 220 साल पहले की घटना है। मतलब जब यह घटना घटी थी उसके 70-80 साल बाद। दरअसल इस गांव में बहुत सारे ऐसे भी लोग थे जिनके रिश्तेदार बाहर रहा करते थे, कुलधरा से हटकर रहा करते थे। कोई जयपुर में रह रहा है, कोई जैसलमेर में रह रहा है, कोई कहीं रह रहा है, कोई कहीं रह रहा है। इस तरीके से अपना अपना भी जीवन यापन लोग अलग अलग जगह पर रहकर बिता रहे थे। क्या हुआ कि जब बाहर के लोगों को पता चला कि कुलधरा में हमारे फलाने फलाने रिश्तेदार थे, वो रातों रात इस तरीके से गायब हो गए हैं, तो बहुत सारे लोगों के दिमाग में आया कि क्यों ना हम गांव में जाएं और जो भी जमीन होगी, घर होंगे, उनमें रहने लगे। यहां पर तो हमको परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो बहुत सारे लोग जो गरीब थे, उनके रिश्तेदार, मतलब कुलधरा में ऐसे लोगों के रिश्तेदार जो कि गायब हो गए थे, वो लोगों ने सोचे कि हम लोग कुलधरा में जाके रहने लगते हैं। फ्री का घर, फ्री की जमीन, फ्री का सब कुछ मिल जाएगा। और जो लोग अमीर थे, जो लोग पैसे कमा रहे थे, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट वाली जिंदगी जी रहे थे, वो तो आराम से जी रहे थे शहरों में। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग जो मन में लालच लिए हुए थे, वो कुलधरा पहुंच गए। 15-20 परिवार एक साथ, मतलब कुछ कुछ दिनों के अंतराल में यहां पर पहुंचे, यहां पर रहना शुरू कर दिया। अब भाई लगभग 1 महीने बाद सबकी मुलाकात हुई होगी। सब लोग रहने के लिए आए ना ये गांव में, 15-20 परिवार थे, तो 1 महीने के बाद सब लोग मिले और एक सभा बिठाई। सभा में यह डिस्कस किया गया कि इन परिवारों में जो सबसे ज्यादा उम्र का व्यक्ति है वो यहाँ का मुखिया या फिर कह लो सरपंच बन जाएगा और उसकी बातों का सबको आदर करना पड़ेगा, सबको पालन करना पड़ेगा। तो एक व्यक्ति को चुन लिया गया। इसी सभा में एक और बात सामने आई
कि पिछले 1 महीने से जो हम लोग यहाँ पर रह रहे हैं, ये हमारे रिश्तेदारों की जमीन, हमारे रिश्तेदारों के घर है। भले ही उनके घर है, लेकिन ऐसा लगता है यार उनकी प्रेजेंस अभी भी है। भले ही वो हमेशा हमेशा के लिए यहाँ से जा चुके हैं, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि वो आसपास हमारे मौजूद है। ऐसा क्यों लगता है? सभी लोग कंफ्यूज हो गए और ये सबको एक्सपीरियंस हो रहा था। सब लोगों ने अपनी अपनी एक और राय, अपनी एक और बात सामने रखे कि रात के वक्त या सूर्यास्त के वक्त हम लोग अपने घर से बाहर निकलते हैं तो ऐसा लगता है कि हमारा पीछा कोई कर रहा है, हमारे साथ में कोई चल रहा है, हमको कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। तो सब लोगों ने उसी सभा में ये डिसाइड कर लिए, भाई जब इतनी सारी चीजें हम लोग बाहर से आए हुए लोग पिछले 1 महीने से यहाँ पर फेस कर रहे हैं, जिस जगह के बारे में लोग बहुत ही अलग अलग सी बातें करते हैं, उस जगह में हम लोग अगर सरवाइव कर रहे हैं तो कुछ कानून बना लेते हैं। एक ऐसा कानून जिसकी कोई सजा तो नहीं होगी, लेकिन फॉलो करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। ये कानून कि सूर्यास्त के बाद कोई भी अपने घर से बाहर ना निकले। अगर कोई भी निकलेगा तो देखेंगे उसको छोटा मोटा कोई दंड दे देंगे, नहीं तो अपने आप उसको कोई बड़ा दंड मिल ही जाएगा भाई। क्योंकि हमें एहसास होता है कि शाम के वक्त के बाद से कुछ आत्माएं यहाँ पर भटकती है। तो लोग घबरा गए और ये डिसाइड कर लिए कि रात के वक्त अपने घर से बाहर नहीं निकलेंगे। सभा डिस्क्लोज हुई। अब एक व्यक्ति, आदित्यनाथ नाम का एक आदमी, आदित्यनाथ नाम का आदमी अपनी पत्नी चंचल के साथ यहां पर आया हुआ था, जिसका एक 5 साल का बेटा भी था। पत्नी का नाम चंचल, जैसा नाम वैसा काम। वो हरकतों में बहुत ज्यादा चंचल थी। जब से वो यहां पर आई थी उसको काफी ज्यादा एक्साइटमेंट लगी हुई थी कि यार हम लोग कुलधरा जा रहे हैं, कुलधरा में हमारे रिश्तेदार थे, वो रातों रात गायब हो गए। कितनी अमेजिंग जगह है, कितनी ज्यादा डिफरेंट एक्सपीरियंस मिलेगा। मतलब उसका ऐसा था कि वो ऐसी चीजों से बहुत ज्यादा एक्साइट होती थी। बहुत पुरानी बात कर रहा हूं, ऐसा नहीं है ऐसी चीजों से लोग आज के टाइम में एक्साइट होते हैं, उस जमाने में भी हुआ करते थे। क्योंकि ये बात ऐसी थी ना कि कोई भी व्यक्ति सुने तो उसको बहुत ज्यादा डिफरेंट लगे कि कैसे रातों रात इतने सारे लोग गायब हो गए यार। अब चंचल जो यहां पर रहने के लिए आ गई थी, उसका मन बहुत ज्यादा चंचल हो रहा था कि मैं कुछ तो देखूं, कुछ तो एक्सपीरियंस करूं। अब जो आदित्यनाथ था ना भाई, आदित्यनाथ का काम क्या था, इससे पहले वो जैसलमेर में रहा करता था। जैसलमेर में वो क्या काम करता था, अपनी छोटी सी एक दुकान खोला हुआ था। वहां पे ना वो जो मूर्तियां होती थी ना, या फिर जो पत्थर से कटिंग की गई जो आकृतियां होती थी ना, उनके ऊपर पेंट करता था। मतलब आर्ट का ही काम था, आर्टिफैक्ट्स के ही ऊपर ये कुछ कुछ किया करता था, उससे अपनी ये रोजी रोटी चलाता था। अब जो ये जैसलमेर छोड़कर आ गया था और यहाँ से जैसलमेर थोड़ी दूरी पर पड़ता, तो इसने डिसाइड किया कि पास में ही एक थोड़ा सा बड़ा टाउन है, वहां पर मैं अपनी दुकान खोल लूंगा। क्योंकि अब यहाँ पर घर का खर्चा नहीं है, खुद अपनी जमीन, खुद का घर बन गया है। वहां जाऊंगा, एक छोटा सा किराए से एक दुकान जैसा बना लूंगा, वहीं पे अपना काम किया करूंगा और शाम को घर पर लौट जाया करूंगा। उसने इस तरह से अपनी जिंदगी बनाया था। 1 महीने बाद से ही डिसाइड किया था। आज जब पूरा गांव सेटल हो गया तो आदित्यनाथ ने डिसाइड किया था कि हाँ, अब मैं कल से शहर में जाके अपनी दुकान खोलूंगा। जब अगला दिन निकल गया, उसने अपनी पत्नी चंचल को समझाया कि देखो चंचल, कल सभा में ये डिसाइड हुआ है कि रात के वक्त होने से पहले अपने अपने घरों में पैक हो जाना है भाई, घर से बाहर नहीं निकलना है। अगर घर से बाहर निकलेंगे तो समझ रही हो ना क्या हो सकता है, जिनके घर में हम रह रहे हैं पता नहीं उनकी आत्मा आ जाए। चंचल ध्यान रखना, मत निकलना। क्योंकि इसको चंचल की हरकतें थोड़ी पता थी, वो चंचल थी ही। ऐसा बोल के वो भाई काम पे निकल गया। वो गया, दिन भर बढ़िया से काम किया और शाम को जल्दी घर लौट गया। क्योंकि उसको घबराहट लगी हुई थी, मेरी पत्नी बच्चे को लेकर बाहर निकल गई तो और लेने के देने पड़ जाएंगे। क्योंकि अब डर लगने लगा है भाई, सबके साथ एक्सपीरियंस हुआ है, तो ना ही निकले तो बेहतर। वो भाई जल्दी पहुंच गया। उसने देखा कि हाँ, चंचल घर में काम कर रही है, बाहर नहीं निकली, चलो अच्छा है, मन में संतुष्टि। ऐसा करते करते 15 दिन बीत गए। चंचल सही में शाम के वक्त, रात के वक्त घर से बाहर निकलती ही निकलती नहीं थी। कुछ भी हो जाए नहीं निकलेगी। अब एक दिन की बात है, बाहर से मतलब जैसलमेर से कोई आदमी यहां पर सैर करने के लिए आया होगा, जहां पर आदित्यनाथ की दुकान खुली हुई थी भाई, आर्टिफैक्ट्स वाली। वो घूमते घूमते आया रईस आदमी, उसकी नजर पड़ी आदित्यनाथ की दुकान के ऊपर। उसने बोला, वाह भाई, तुम तो बड़े अच्छे अच्छे डिजाइन बना लेते हो मूर्तियों के ऊपर। बोलता है कि हमारे ना पहचान में, हमारे रिश्तेदारी में किसी की शादी, उसने बताया किस किस की शादी है, उसका हम तुमको ऑर्डर दें तो जल्द से जल्द बना के दे सकते हो क्या? इतनी इतनी चीजें चाहिए होगी। तो आदित्यनाथ तुरंत बोलता है, जी हाँ हुजूर, हम जल्दी से बना के दे देंगे। क्योंकि आदमी बहुत रईस अमीर दिखाई दे रहा था, उसने ऑर्डर भी कुछ बड़ा बताया। आदित्यनाथ खुश हो गया। आदित्यनाथ समझ गया कि हाँ,
ये कोई राजघराने की शादी हो सकती है? मैं मना नहीं करूंगा, जितना भी ऑर्डर दे दे मैं हाँ बोल दूंगा। रातों रात काम करके इसका काम खत्म करके इसको दे दूंगा भाई, बहुत सारे पैसे मिलेंगे। वो आदमी वहीं पे खड़े खड़े आदित्यनाथ के काम को इतना पसंद करके उससे बड़ा ऑर्डर दे देता है ना कि आदित्यनाथ तुरंत खुश हो जाता है, बोलता है वाह यार, आज से ही इसका काम शुरू कर देता हूँ। वो आदमी थोड़ा सा एडवांस दे के निकल गया। आदित्यनाथ अपने काम में लग गया। काम करते 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 रात हो गई। उसने नोटिस किया, अरे मैं तो 5 बजे के आसपास निकल जाया करता था, अभी तो ऐसा लग रहा है कि 9 या 9:30 बज गए होंगे। उस जमाने में घड़ी वड़ी नहीं होती थी, लोग चांद से समझते थे, उसकी रोशनी से समझते थे कि कितना वक्त हो रहा होगा। तो आदित्यनाथ समझा कि बहुत ज्यादा देरी हो गई है, घर पे पत्नी अकेली है, छोटा बच्चा अकेला है, चलो जो कुछ काम बाकी है वो सारा सामान लेकर मैं घर की तरफ निकलता हूँ और घर में रात भर जाग के वो काम करूंगा, लेकिन आज कंप्लीट करूंगा, मैक्सिमम काम जितना हो सकेगा उतना कंप्लीट करूंगा। तो उसने एक पोटली में बांधा अपना सामान को और चल पड़ा घर की तरफ। घर पहुंचने में उसे 10:30 पौने 11 का टाइम हो गया। ऐसा लग रहा था, देख के वो समझ गया था कि बहुत ज्यादा रात हो गई है। उस समय लोग बहुत जल्दी सो जाया करते थे, 8 साढ़े 8 बजे उनकी गहरी नींद लग जाया करती थी। अब ये पहुंचा तो टेंशन में आ गया, क्योंकि घर में उसका बच्चा अकेला सो रहा था। उन्हें चिल्लाने लगा, चंचल चंचल कहां पर हो तुम? चंचल की कोई आवाज नहीं आ रही है, बच्चा गहरी नींद में सो रहा है। आया बेटे के पास, बेटा मम्मी कहाँ है? तो बोलता मम्मी, अपने लैंग्वेज में बोल दिया उसने कि मम्मी मुझे नहीं मालूम कहाँ गई, मुझे खाना खिला के कहीं चली गई। छोटा सा बच्चा था, अब कितना ही एक्सप्लेन कर लेगा। वो टेंशन में आ गया। उसने अपना साइड में रखा सामान, बोला कि यार आज बताओ, इतनी बड़ी खुशखबरी मिली थी, ये कहाँ चली गई? रात के वक्त बाहर निकलने से इतने दिन से नहीं निकल रही थी, आज कैसे निकल गई? ढूंढते ढूंढते वो घर के बाहर निकला। घर के बाहर आवाज लगाया, लेकिन आवाज रिटर्न नहीं आई। आसपास के लोग सो चुके थे, 15-20 परिवार जो आए थे, जो अलग अलग घरों में रह रहे थे, सो गए होंगे ना, क्योंकि रात बहुत हो गई थी। उसने सोचा ढूंढने निकलना पड़ेगा। उसने उठाया घर का लालटेन जलाया और ढूंढने के लिए निकल गया। ढूंढते 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 वो एंड तक पहुंचा। वहां पर एक बहुत पुराना घर था, बहुत पुराना, जो लगभग टूटने वाली स्थिति में था। उस घर के सामने पाया कि चंचल बैठी हुई है और सिसक सिसक के रो रही है। चंचल को इस हालत में देखकर वो काफी ज्यादा घबरा गया कि चंचल इतनी रात गई, यहां पर आके क्यों बैठी है? बैठी तो बैठी, रो क्यों रही है? वो भागते हुए चंचल के पास गया। चंचल क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो और यहां पर आकर क्यों बैठी हुई हो? चंचल बोलती, देखिए ना, मेरे सामने वो लोग जलकर खाक हो गए, मैं किसी को नहीं रोक पाई, मैं किसी को नहीं बचा पाई, मैं कितनी बड़ी पापी हूं। वो घबरा गया। किसकी बात कर रही हो चंचल? यहां तो कोई भी नहीं है, ये घर तो एक खंडर है। चलो उठो, यहां पर बैठना सही नहीं है, हमने तुम्हें मना किए थे ना। उठा के लेके गया घर पे। भाई घर पे पहुंचे तो ये पाए कि चंचल एकदम थकी हारी हालत में, बहुत रो रो के उसकी हालत खराब हो गई थी। चंचल को उसने सुला दिया। खुद को तो रात भर नींद आई नहीं, खाने वाने का कोई भरोसा नहीं, खाना हुआ ही नहीं आज रात को। थोड़ी सी झपकी लेकर जब सुबह 4 बजे ये जागा तो पाया कि बाजू में सो रही चंचल का शरीर तो बहुत खतरनाक तरीके से तप रहा है। चंचल को इसने उठाया, बोला चंचल ठीक हो कि नहीं? आज काम पे जाना थोड़ा ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हमें बड़ा ऑर्डर मिला है, एक राजघराने की शादी है उन लोगों का, उनसे एडवांस भी ले लिए हैं। चंचल बोलती, नहीं आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक है, मैं अपने आप को संभाल लूंगी, आप काम पे ध्यान लगाइए। ऐसा लग रहा था कि चंचल को पिछली रात का कुछ याद नहीं है, और आदित्यनाथ भी चंचल के सामने वो बातें नहीं छेड़ना चाह रहा था। आज वो जल्दी जल्दी तैयार हुआ और फिर से काम पर निकल गया। 6 साढ़े 6 बजे के आसपास ही अपनी दुकान खोला, काम में लग गया और घर पे ही पूरा ध्यान रहा। शाम का वक्त हुआ, 4:30 बजे ही आज वो सब कुछ पैक पुक करके घर की तरफ निकल गया। घर पे पहुंचा तो ये पाया कि चंचल घर पे ही थी और बैठी बैठी रो रही थी। चंचल को इसको देखकर ऐसा लगा कि यार पिछली रात का कुछ याद तो नहीं आ गया, पछतावा तो नहीं कर रही है। चंचल को जाके उसने नॉर्मल करने की कोशिश किया तो ये पाया कि वो बहुत देर से रो रही है, मतलब ऐसा लग रहा है कि उसकी आंखें पूरी लाल हो गई। इसको उसके हाव भाव कुछ समझ में नहीं आया। बोले क्यों रो रही हो चंचल? बोले कि मुझे पिछली रात का याद आ रहा है, वो लोग मेरे सामने मर गए। फिर ये बैठता है, चंचल को समझाता है कि चंचल जो तुमने देखी हो ना कल रात को, वो एक वहम है, उसमें सच्चाई कुछ भी नहीं है। देखो कल रात को तो निकल गई, लेकिन आज के बाद से कभी भी बाहर मत निकलना, अब सुरक्षित है, हमें ये समझ में नहीं आता है। ऐसा बोल के वो चंचल के साथ खाना वाना खाता वाता है, खाना खुद ही बनाता है और ये लोग आज सो जाते हैं। फिर
तकरीबन 2-2:30 बजे इसको प्यास लगी होगी। ये उठा, पाया बाजू में चंचल नहीं है। घबरा गया, अरे यार ये फिर भाग गई क्या। चंचल चंचल करके 2 बार आवाज लगाया, फिर लालटेन उठाया और लेके बाहर भागा। चंचल वहीं पर बैठे बैठे उसी तरीके से सिसक सिसक के रो रही है। इसका दिमाग खराब हो गया यार, क्या चल रहा है ये। फिर उठाया, बोले चंचल चलो, कोई नहीं मरा है, कोई नहीं जला है, तुम क्या कर रही हो यार, बहुत ज्यादा टेंशन दे दी हो तुमने। घर पे ले गया, फिर बुखार था, फिर जैसे तैसे करके सुलाया। आज दूसरी रात हो गई, इसको नींद नहीं आ रही थी। फिर तीसरी रात भी सेम चीज हुई। फिर अब ये सोना ही कम कर दिया, हल्की हल्की नींद में सोता और ये पाता कि वो उठ के चली ही जा रही है यार, हो ही नहीं रहा है, इसका कुछ प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं हो रहा है। 7 दिन बीत गए। इसने बोला यार ना नींद हो पा रही है ना काम। अभी उनकी शादी 2 दिन बाद है, जिनका ये बड़ा ऑर्डर मिला था और इतनी जल्दी कंप्लीट नहीं हो पाएगा जितना काम बाकी है। मैं इसको लेके जाता हूं बाहर की तरफ। उसको मालूम था जहां पर ये लोग पहले रहा करते थे ना, वहां पर एक बहुत पुराने मंदिर में एक बहुत ही सिद्ध बाबा बैठे करते थे, जिनकी उम्र 85 साल के आसपास की रही होगी। वो अपनी पत्नी को उन बाबा के पास लेकर गया, सारी परेशानी बताया। बाबा ने बोले महादेव की कृपा से सब कुछ ठीक हो जाएगा, मैं एक छोटा सा हवन करवा देता हूं। यहाँ पे हवन करवाया गया और बाबा जी ने ये बोले कि अगर 2 दिन में इसकी परेशानी ठीक नहीं हुई ना बेटा, तो मैं खुद तुम्हारे साथ चलूंगा जहां पर तुम रहते हो और देखेंगे कि क्या किया जा सकता है। इसके मन में भी थोड़ी ठंडक आई कि बाबा ने इतना बड़ा हवन कराए, सब कुछ कराए, महादेव का आशीर्वाद मिला, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये खुशी खुशी आया, अपना काम आज रात भर जाग के खत्म किया। पूरा रात ओवरनाइट करके खतरनाक तरीके से इसने मेहनत किया, काम कंप्लीट किया। उधर से पैसे वैसे मिले, खुशी। अगले दिन जाके बहुत खुश था क्योंकि आज पहली बार इतनी कमाई हुई थी। घर पे गया तो चंचल बढ़िया से काम कर रही है, खाना बना रही है। हाथ वाथ चेक करके देखा, बुखार उखार कुछ नहीं है। काफी ज्यादा खुश हुआ, बताया चंचल देखो यार आज इतनी अच्छी कमाई हुई है, सब कुछ इतना बढ़िया से हुआ है, कोई टेंशन नहीं है, अब लाइफ में सब सेट हो गया है अपने, अब जरूरत पड़ेगी तो यहाँ से छोड़ के निकल भी जाएंगे। चंचल भी बहुत खुशी, बच्चे को भी इसने बहुत खिलाया, प्यार किया। अब खाना वाना खाए, रात का वक्त आया, इन लोग सोए, बढ़िया सोए। ये भी हल्की नींद में सोया हुआ है। आज देख रहे चंचल भागी तो नहीं भागी तो नहीं भागी है। पूरी रात वो भागी नहीं। सुबह से उठ के वो फिर से काम पे चले गया। फिर अगले दिन की एक मनहूस काली रात आई। इस मनहूस काली रात में ऐसा लग रहा था कि कुछ छिन जाएगा, कुछ खत्म हो जाएगा। लेकिन चंचल की तबीयत तो ठीक थी, बेटा भी ठीक था और ये बाहर भी नहीं निकली थी। चलो अच्छा है। पता नहीं बहुत दिन से जो टेंशन, काम, ये सब जो थकान थी, इसकी वजह से आज आदित्यनाथ को गहरी सी नींद लग गई और हमेशा की तरह 4 बजे खुली। 4 बजे नींद खुली तो आदित्यनाथ के बाजू में उसकी पत्नी चंचल नहीं सो रही थी। हार्टबीट बहुत तेजी से बढ़ गई। ये घबरा गया। आज चंचल चंचल करके आवाज नहीं लगाया, इधर उधर देखा और घबराहट में कांपते हुए हाथों से लालटेन उठाया और कांपते हुए बाहर की तरफ बढ़ गया। और जैसे ही बाहर पहुंचा उस पर्टिकुलर पॉइंट में हाथ से लालटेन गिर गया, क्योंकि बाहर एक ऐसा नजारा, एक ऐसा मंजर छाया हुआ था अब वो जिसे जिंदगी भर तक नहीं भुला सकता था। उसी घर के सामने एक सूखा सा पेड़ लगा हुआ था। उसी सूखे से पेड़ में लटक रही थी चंचल की लाश। ये अपनी आंखों पर विश्वास नहीं किया, इतनी जोर से चीखा कि आसपास के जितने लोग यहां पर बसने के लिए आए हुए थे सब भागते हुए यहां पर पहुंचे। चंचल को जैसे तैसे करके निकाला गया। चंचल का अंतिम संस्कार हुआ और सारी बात इसने सारे गांव वालों को बताया। अब सारे गांव वाले और साथ ही साथ नए नए जो मुखिया जी बने हैं वो लोग चिंता में आ गए। सब लोगों ने आपस में डिस्कस किया अगर ऐसी परेशानी हो रही है तो यहाँ पर रुकना सही नहीं होगा। बहुत सारे लोगों ने समर्थन किए कि हम छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए यहाँ से चले जाएंगे। तो बहुत सारे लोगों ने बोले कि इसकी पत्नी तो थी ही पागल, उसकी हरकतें ऐसी थी कि हमको समझ में नहीं आता है। बहुत सारे लोगों ने छोड़ दिए, बहुत सारे लोगों ने वहाँ पर रहना कंटिन्यू किए। लेकिन जो जो रहे सबके साथ दुर्घटनाएं हुई। फिर ऐसा हुआ कि वापस से कुलधरा गांव, बंजर गांव एक सुनसान भूतिया गांव में तब्दील हो गया। फिर वापस से कभी भी किसी ने लौट कर पलट कर उस गांव को देखने की हिम्मत नहीं किया। उस गांव को 1 महीने के अंदर सभी लोगों ने खाली कर दिया और वापस से कुलधरा गांव शायद हमेशा हमेशा के लिए वीरान हो गया। ये पूरी की पूरी घटना की जानकारी मुझे किसी और ने नहीं बल्कि आदित्यनाथ जी के एक वंशज कह सकते हैं, ग्रेट ग्रैंडसन के ग्रेट ग्रैंडसन ने मुझे लिखकर भेजा। ये कह सकते हैं, मतलब उनका ये कहना था कि हमारे 5-6 पीढ़ियाँ ऊपर थे वो।
उनकी कहानी इनके पूरे खानदान में सब लोग जानते हैं। उनके पूरे खानदान में किसी की हिम्मत नहीं होती है कि वो लोग कुलधरा की तरफ चले जाए। राजस्थान के ही रहने वाले हैं, जयपुर में अभी पूरी फैमिली रहती है, मैक्सिमम लोग इनके जयपुर में ही रहते हैं, इक्का दुक्का बाहर कहीं रहते होंगे, लेकिन कभी भी कोई भी कुलधरा की तरफ जाते नहीं है पलट के। उनको ऐसा लगता है कि हम लोग चले जाएंगे तो वो श्राप या फिर वो जो निगेटिविटी है, जो हमारे परिवार के साथ जो कुछ भी हुआ, वो हमारे साथ चिपक कर रह जाएगी। लड़के का नाम है रोहित, जिसने मुझे ये कहानी लिख कर भेजा। मैंने पढ़ा तो मैं काफ़ी ज़्यादा शॉक हो गया यार। ये घटना बहुत ही ज़्यादा खौफनाक और एक अनसुनी कहानी थी। मैंने डिसाइड कर लिया कि दुनिया के सामने आना चाहिए। तब तक आपने देखे हैं, पसंद किए हैं तो लाइक ज़रूर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोग के सामने लेके आता रहता हूँ। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुँच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, जानकारी या टॉपिक आप लोग के पास भी है तो लिंक भेजना। हो सकता है मेरा अगला वीडियो कल आप लोग के हिसाब से बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलता हूँ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग का दिन शुभ हो।